हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुर्लभ साल कछुआ उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी में पाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, धसान नदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की सिलेबस में पहली बार हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पटियाला। अगला क्वेश्चन है, द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मूनल पक्षी की 2 प्रजातियां देखी गई हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। अगला क्वेश्चन है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्ड बैक बेटर। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, एल्डर लाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कोरोना संक्रमण काल के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट एल्डर लाइन शुरू किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारते हुए टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 शुरू की। राज्य में महामारी के दौरान हेल्पलाइन 14567 जरूरतमंद बुजुर्गों को इलाज दिलाने और उनको दवाइयां पहुंचाने समेत अन्य सुविधाएं मुहैया करा रही है। इस प्रोजेक्ट को टाटा ट्रस्ट और NSE फाउंडेशन की सहायता से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्गों के लिए एक योजना शुरू की है और उस योजना का नाम क्या है? तो एल्डर लाइन उस योजना को शुरू किया गया है और इसके तहत एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और इस नंबर के तहत जो भी ज़रूरतमंद बुजुर्ग होंगे उनको इलाज दिलाने और दवाइयाँ पहुँचाने समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डर लाइन जो योजना है, जो प्रोजेक्ट है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शन नंबर ए है गोविंद माथुर, बी है संजय यादव, सी है अशोक भूषण और डी है विनीत सरन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजय यादव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव अब मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 13 जून को दिन में 12 बजे न्यायमूर्ति संजय यादव को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 13 दिन का ही है। वह 25 जून 2021 को रिटायर होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे अभी तक वो कार्यवाहक के रूप में थे। क्या नाम था इनका? तो संजय यादव ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के। लेकिन अब ये जो है स्थायी मुख्य न्यायाधीश वहाँ के नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो कितने दिन का है? तो ध्यान रखना है 13 दिन का, मात्र 13 दिन का इनका कार्यकाल रहेगा और 25 जून 2021 को ये रिटायर हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात करें
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च। कब हुई थी? 17 मार्च 1866 में। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आगरा में। 17 मार्च 1866 को हुई थी आगरा में, लेकिन 1869 में, कब? 1869 में इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 17 मार्च 1866 को आगरा में की गई थी, लेकिन फिर 1869 में इसे स्थानांतरित किया गया और इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे वाल्टेर मॉर्गन। कौन थे? वाल्टेर मॉर्गन। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और ये कब बने थे? तो 1866 में ये मुख्य न्यायाधीश बने थे। लेकिन दोस्तों, आज़ादी के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, विधु भूषण मलिक। कौन थे? विधु भूषण मलिक। विधु भूषण मलिक ये आज़ादी के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और ये कब बने थे न्यायाधीश? तो आपको ध्यान रखना है 1947 को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। और ये यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं संजय यादव, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए है नैना गोस्वामी, बी है पल्लवी मेनन, सी है विधि नागर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विधि नागर। बीएचयू संगीत एवं मंच कला संकाय की कथक नृत्यक डॉक्टर विधि नागर कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह बीएचयू में कथक की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विधि नागर नृत्य विभाग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से डीलिट की उपाधि हासिल की है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंच कला संकाय की जो कथक नृत्यक हैं डॉक्टर विधि नागर, ये कथक क्षेत्र में जो कथक नृत्य है उसके क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो डॉक्टर विधि नागर हैं ये बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कथक की एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और ये नृत्य विभाग की उस विश्वविद्यालय में नृत्य विभाग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कथक नृत्य है उसके क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो विधि नागर, डॉक्टर विधि नागर, ये नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रही? ऑप्शन नंबर ए है मालिनी अय्यर, बी है सौंदर्या पाल, सी है रिया चक्रवर्ती और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिया चक्रवर्ती। भारतीय अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही। मिस यूनिवर्स 2020 की तीसरी रनर अप एडलाइन कैस्टेलिनो दूसरे स्थान पर, दिशा पाटनी तीसरे स्थान पर, कियारा आडवाणी चौथे स्थान पर और दीपिका पादुकोण 5वें स्थान पर रही। द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 में अगर देखा जाए तो उस रैंकिंग में पहले स्थान पर भारतीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की रैंकिंग में पूछा जाए तो शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर हैं रिया चक्रवर्ती। और अगर द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 रैंकिंग में पहले स्थान पर अभिनेता पूछे जाएं तो हैं सुशांत सिंह राजपूत। ये दोनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लिंद देवरी-सिबो, बी है एंटोनियो गुटेरस, सी है मैक्रोन सिमरूस और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर एंटोनियो गुटेरस को नियुक्त किया गया है। एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पद वर्ष 2017 में ग्रहण किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरस को संस्था का महासचिव चुना है, जिनका अगले 5 वर्षों के लिए कार्यकाल 2021 से शुरू हो गया है।
एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी सियासी करियर की शुरुआत वर्ष 1974 में की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो फिर से जो है एंटोनियो गुटेरेस को इसके पद पर नियुक्त कर दिया गया है। और दोस्तों अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 12 जून, बी है 13 जून, सी है 14 जून और डी है 15 जून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है जो हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा क्या है, तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का नारा है। यह दिन ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी और चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व रक्तदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 14 जून को ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, माईलैब ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी है सोनू सूद, सी है अक्षय कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार। बायोटेक कंपनी माईलैब ने भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। माईलैब कंपनी ने हाल ही में देश के लिए कोविड-19 की खुद की स्वपरीक्षण किट कोविसेल्फ विकसित की है, जिसका प्रचार अक्षय कुमार अब टीवी चैनलों पर करते दिखेंगे। और माईलैब कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 2016 में माईलैब कंपनी की स्थापना हुई थी। और माईलैब कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पुणे में इसका मुख्यालय है। और आपको ध्यान रखना है कि जो माईलैब कंपनी है इसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अक्षय कुमार को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वीपी सिंह बदनौर, बी है आर.एस. सोडी, सी है एस.के. ओली और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आर.एस. सोडी। अमूल कंपनी के प्रबंध निदेशक आर.एस. सोडी को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दूध की उत्पादकता और आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एपीओ हर 5 साल में केवल 5 क्षेत्रीय नामांकित व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार प्रदान करता है। सोडी 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमूल कंपनी के प्रबंध निदेशक आर.एस. सोडी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले ये पिछले 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। तो इस वजह से इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आर.एस. सोडी को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी है गुजरात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला 2021 का पहला हवाई अड्डा बना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा BIAL लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम रहा है, जो कि 1 महीने तक 9,000 घरों को बिजली देने में सक्षम है।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला 2021 का पहला हवाई अड्डा बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफलाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कदाड़ा बांध, बी है दंतेवाड़ा बांध, सी है सरदार सरोवर बांध और डी है कमलेश्वर बांध। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सरदार सरोवर बांध। ऐसा पहली बार है जब सरदार सरोवर बांध अपने इतिहास में गर्मियों के समय में सिंचाई का पानी उपलब्ध करा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में आमतौर पर गर्मियों के दौरान सिंचाई के लिए पानी नहीं होता है। इस साल जून के महीने में 1711 मिलियन क्यूबिक मीटर के स्टोरेज के साथ बांध में 122.72 मीटर तक पानी था। सरदार सरोवर नर्मदा बांध गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक टर्मिनल बांध है। इस बांध को लाइफलाइन ऑफ गुजरात यानी गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किस बांध को गुजरात की लाइफलाइन ऑफ गुजरात यानी गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है सरदार सरोवर नर्मदा बांध को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि हर वर्ष ये जो बांध है इसमें गर्मियों के दिन में सिंचाई के लिए पानी नहीं होता है, लेकिन इस बार ये जो बांध है ये सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहा है, तो इस वजह से ये अभी चर्चा में बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे 15 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो दोस्तों ये था कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के अनुसार टॉप 1000 की लिस्ट में आईआईटी कानपुर की रैंक क्या रही? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था 277। और दोस्तों ये जो रैंकिंग है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसके अनुसार भारत का पहले नंबर पर जो संस्थान था वो कौन था? तो आईआईटी बॉम्बे। ये भारत का पहले स्थान पर संस्थान था और इसे रैंकिंग प्राप्त हुई थी 177वीं। और दोस्तों इस रैंकिंग के अनुसार जो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है वो किसे मिला है? तो अमेरिका की कैम्ब्रिज में स्थित एमआईटी को, अमेरिका की कैम्ब्रिज में स्थित एमआईटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए है ऑकलैंड, बी है वियना, सी है टोक्यो और डी है काठमांडू। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।